Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students. I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to lecture number 6 of our chapter 25, which is going to be the last lecture of our chapter. And today we'll be learning about biogeochemical cycles and also energy flow in an ecosystem. First of all, let's talk about biogeochemical cycles and define what they are. As the complete name is indicating, it is made up of three words: bio, geo and chemical. Bio means life, geo means earth, and chemical mean all the essential elements or essential nutrients, as we call them, which are required by living beings in an environment or in an ecosystem. इनको हम न्यूट्रिएंट्स का भी नाम देते हैं और ये दो तरह के होते हैं, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से देख चुके हैं. दे कैन बी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दे कैन बी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इफ़ यू कैन रिकॉल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जो बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं, जैसे हमारे पास आयोडीन है, हमारे पास आयरन है, इस तरह की चीज़ें. जबकि दूसरी तरफ जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के सारे एलिमेंट्स. इन एसेंशियल एलिमेंट्स को दूसरा नाम बायोजेनिक एलिमेंट्स का भी दिया जाता है. सो बायोजेनिक एक्चुअली मीन्स एसेंशियल और एसेंशियल केमिकल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर we define biogeochemical cycles as it is a movement of biogenic elements, which can be any of these elements, from non-living to living components of an ecosystem. Non-living means it can be soil, it can be air, it can be water. To the living components means all the living beings of an ecosystem in a cyclic manner. Cyclic manner मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे के पास और दूसरे से वापस पहले के पास, इस तरह से एक साइकिल बन जाता है. These are biogeochemical cycles. मेनली जो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ते हैं वो इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हैं. उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी एयर में दी मोस्ट अबंडेंट होता है. दी मोस्ट अबंडेंट का मतलब 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. This nitrogen is moved from the air or the soil to the living components and then back to the air or soil, which is the non-living component, and therefore we call such a cycle a nitrogen cycle. अब अगर हम नाइट्रोजन साइकिल को ज़रा डिटेल में देख लें कि वो किस तरह की होती है. So right here you can see a nitrogen cycle which is occurring naturally in an ecosystem. अगर इसको हम कुछ बेसिक स्टेप्स में डिवाइड कर लें तो हमारे पास बनता है फर्स्ट स्टेप अमोनिफिकेशन का, सेकंड स्टेप इस साइकिल का होता है नाइट्रिफिकेशन का, और थर्ड स्टेप होता है एसिमिलेशन का. इन तीनों को वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं हम. अमोनिफिकेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आया? ऑर्गेनिक मैटर वो होगा जो कि सॉइल के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है. और सॉइल के अंदर कहाँ से आया है? ये सॉइल के अंदर ये आता है फ्रॉम द वेस्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ लिविंग बीइंग्स एज वेल. तो इस डेड मैटर को डिकम्पोज करने वाले कुछ बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं सॉइल के अंदर, जो इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं. इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स भी हो सकती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है, हमें पता है, और न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन होती है. जब ये डिकम्पोजर्स इस मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके अंदर से प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को वो यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको वो अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में एंटर कर देते हैं. तो यहाँ से अमोनिया बन गया, सॉइल के अंदर अमोनिया का लार्ज अमाउंट इकट्ठा हो गया और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं अमोनिफिकेशन का. इसके बाद ये अमोनिया जो है इट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स डायरेक्टली. प्लांट्स उसको डायरेक्टली ले सकते हैं बट दे डोंट डू सो, वो ऐसा नहीं करते. उसके पीछे रीज़न ये है कि इस अमोनिया को डायरेक्ट टेकअप करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है.
वो इस अमोनिया को टेकअप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। और अगर उनको नाइट्रेट्स की फॉर्म में इसको टेकअप करना है तो पहले इस अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रेट्स में, एंड दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स. पहले ये अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से ये अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दिस नाइट्रेट इज़ टेकन अप बाय द प्लांट्स. और इस टेकिंग अप और यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स को नाम दिया जाता है एसिमिलेशन का, जो कि थर्ड स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का. एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, ये नाइट्रेट्स जब ये प्लांट्स टेकअप कर लेते हैं तो इन प्लांट्स के अंदर these nitrates are once again converted into ammonia. This NO3 is converted into ammonia, NH4. This NH4 is then moved towards the organic assembly और organic formation, जहाँ पे organic matter बनता है. वहाँ पे जाके इस अमोनिया के ज़रिए से प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स बन जाते हैं प्लांट्स के अंदर, और इस तरह से उन्होंने अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर लिया. ऑन दी अदर हैंड, जब यही प्लांट्स या लिविंग बींग्स प्रोड्यूसर्स के बाद जो कंज्यूमर्स होंगे, उनका जब वेस्ट मटेरियल या उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हमने पहले कहा जो वो सॉइल में आएगा, तो वंस अगेन इस ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा. और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ये चलता रहेगा नाइट्रोजन की फॉर्मेशन का. तो ये तो बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन की. यहाँ तक ये पूरा एक्ट जो है ये बैलेंस्ड है, इसमें ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है, देयर इज़ नो अपसेट इन दिस. लेकिन इसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजन जो है वो लूज़ भी होती रहती है एटमॉस्फेयर के साथ. सॉइल के अंदर से बहुत सारी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स जो हैं वो लूज़ भी हो सकते हैं. उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं. उसके पीछे सॉइल एरोजन हो सकती है रीज़न, या फिर फ्लडिंग हो सकती है, किसी तरह का कोई हैज़र्ड आ गया है जिसकी वजह से ये नाइट्रेट्स जो हैं ये यहाँ से रिमूव हो गए हैं. एंड ऑल्सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस NO3 को ब्रेक डाउन करते हैं. दे ब्रेक डाउन दिस NO3, यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर देयर ओन नीड. अपनी रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में डाल देते हैं. अब ये नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में आ गई है वो इन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स के लिए किसी भी यूज़ की नहीं है, क्योंकि वो उसको डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास पता हमें चल गया कि इस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर एलिमिनेशन नाइट्रोजन की किस तरह से हो रही है या लूज़ किस तरह से हो रहा है नाइट्रोजन. बट देयर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन फॉर दिस. नेचर के अंदर ही इस काम का एक सोल्यूशन भी है, इसकी रेमेडी भी है. वो रेमेडी है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन होती इस तरह से है कि ये जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है ये थंडर स्टॉर्म्स के थ्रू या लाइटनिंग के थ्रू पहुंचती है सॉइल के अंदर. नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर जब पहुंचती है तो जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो इस N2 को, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में. और अमोनिया वंस अगेन सेम प्रोसेस से गुजरते हुए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा से प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. ये काम बेसिकली नेचुरली देखा जाए तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर इसको स्पीड अप करना हो इस प्रोसेस को या ख़ुद से आर्टिफिशली करना हो तो इसके लिए फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ किए जा सकते हैं. वो क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज़र्स आर्टिफिशली नाइट्रेट्स को ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर और वो सॉइल के अंदर से प्लांट्स इसको अपटेक कर देते हैं. तो ये है प्रोसेस पूरा नाइट्रोजन साइकिल का. इसमें यहाँ वाले प्रोसेस में हमारे पास एलिमिनेशन है इसकी, लेकिन उस एलिमिनेशन का हमारे पास जो रेमेडी है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन्स. फूड चेन के बारे में हमने पहले डिटेल में देख लिया है कि ये लीनियर चेन्स हैं जिनके अंदर ईच ऑर्गेनिज्म इज़ फीडिंग एंड इज़ बीइंग फेड ऑन.
इनके अंदर एनर्जी का फ्लो इस तरह से होगा कि प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू बी द ओनली कंपोनेंट्स विच आर गोइंग टू मेक फूड, और उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है विच कम्स फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। सन से आने वाली टोटल एनर्जी जो अर्थ तक पहुंचती है उसका जस्ट 1% प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, और बाकी 99% एनर्जी जो है वो कुछ अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल, और बाकी की रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस के अंदर। अर्थ के अंदर ये एनर्जी एवेपोरेशन ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ होती है, या अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए भी हो जाती है। और प्रोड्यूसर्स जो इस 1% एनर्जी जो इन तक पहुंची है उसको यूटिलाइज़ करके फूड बनाते हैं, यानी कि उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करते हैं 100% और अपना फूड बनाते हैं। और इस प्रोडक्शन ऑफ फूड के दौरान में जो भी हीट की रिलीज़ होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू, वो वंस अगेन एटमॉस्फेयर में या स्पेस में एंटर हो जाती है हीट। जब इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स अपने फूड के तौर पर यूटिलाइज़ करते हैं तो इस 100% एनर्जी का जस्ट 10% इन तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ पहुंचने तक 90% एनर्जी एटमॉस्फेयर में वंस अगेन रिलीज़ हो चुकी हुई होती है। एंड वंस अगेन रिमाइंडर कि ये वो एनर्जी है जो जस्ट 1% है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब इन कंज्यूमर्स को जब डिकम्पोजर्स अपने फूड के तौर पर लेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे, उनसे अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करेंगे एनर्जी की, तो इन तक पहुंचते हुए ये एनर्जी रिड्यूस होकर जस्ट 1% रह जाती है। सो सबसे ज़्यादा यानी टोटल 1% कम्प्लीटली एब्जॉर्ब और यूटिलाइज़ किन्होंने की, प्रोड्यूसर्स ने 100% यूटिलाइज़ किया उसको, कंज्यूमर्स तक 10% पहुँची और डिकम्पोजर्स तक जस्ट 1% पहुँची। इस दौरान में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे जिनमें से हीट रिलीज़ होगी, वो सारी की सारी आउटर स्पेस में या एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो एक एनर्जी फ्लो में सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं फूड चेन्स के अंदर। टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स के पास आती है या प्लांट्स के पास आती है, जिसको वो यूटिलाइज़ करते हैं या फिक्स करते हैं, उसको वी कॉल इट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। और इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर से जो यूटिलाइज होने वाली एनर्जी है, जो बाकी बचती है एनर्जी टोटल में से जो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, विच इज़ द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी नीड्स ऑफ प्लांट्स। तो ग्रोस का मतलब द अमाउंट विच इज़ यूज्ड और फिक्स्ड, और नेट प्राइमरी का मतलब द अमाउंट विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द फिक्सेशन। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के इंडिविजुअली, कि उन सब के अंदर एनर्जी की हमें मूवमेंट किस तरह से नज़र आती है। सो वंस अगेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे हम। प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी आई है सन से सोलर एनर्जी की फॉर्म में। लेट्स से अगर प्रोड्यूसर्स के पास जो टोटल एनर्जी पहुंची थी वो 10,000 किलो कैलोरीज थी, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये 1 जाउल थी, 10,000 जाउल्स ये एनर्जी थी, जो हमें प्रोड्यूसर्स के अंदर बायोमास की फॉर्म में नज़र आती है, या उनका जो बॉडी प्लांट बॉडी है उसकी फॉर्म में नज़र आ जाती है। जब ये एनर्जी मूव करके फूड के तौर पे इन प्रोड्यूसर्स को यूटिलाइज़ करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो इस एनर्जी का 10,000 में से जस्ट 1,000 किलो कैलोरीज इन कंज्यूमर्स तक पहुंच पाता है, बाकी का एटमॉस्फेयर में लूज़ हो जाता है। मूविंग ऑन, जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने प्राइमरी कंज्यूमर्स को फूड के तौर पे लेना है तो उन तक जस्ट 100 किलो कैलोरीज एनर्जी पहुंचती है, और जब टर्शरी कंज्यूमर्स ने इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यूटिलाइज़ करना है तो उन तक जस्ट 10 किलो कैलोरीज एनर्जी पहुंचती है। तो इस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी हमें क्या नज़र आया, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है और सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। अनदर थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट जितने ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे किसी फूड चेन के अंदर, उतनी ज़्यादा एनर्जी की मूवमेंट की एफिशिएंसी जो लास्ट टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे वहाँ तक कम होगी, यानी कि आखिरी कंज्यूमर्स के पास कम अमाउंट में एनर्जी पहुँचेगी। सो जैसे यहाँ पे 4 लेवल्स हमें नज़र आए हैं, तो अगर इससे ज़्यादा लेवल्स का कोई फूड चेन हो, लेट्स से 5 या 6 लेवल्स का, तो इस 10 से भी कम एनर्जी हो जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा ट्रैफिक लेवल्स होंगे उतनी लेस एफिशिएंसी होगी एनर्जी फ्लो की, और जितने कम ट्रैफिक लेवल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं हमें, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जो लास्ट कंज्यूमर्स हैं उनके पास एनर्जी पहुँच पाएगी, और इन टर्न जो डिकम्पोजर्स हैं वो इनसे अपनी एनर्जी, इन सब को डिकम्पोज करके अपनी एनर्जी ले पाएंगे।
सो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ आ गए हैं. आई होप दीज वर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एनी ऑफ यू एंड यू विल बी एबल टू लर्न दम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, तो आपने इसको अटेंटिवली प्रिपेयर करना है. इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे आप, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.